पैलेमोन कहिए चाहे पैलीमोन, या फिर इसे हम एक नाम से और जानते हैं जो होता है प्रॉन। ठीक, प्रॉन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली झींगा मछली के नाम से इसे हम जानते हैं हिंदी में प्रॉन को। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इसके वर्गीकरण की।
हाँ भाई, फर्स्ट ईयर। अब हम लोग बात करेंगे पैलेमोन के बारे में, ठीक है। तो क्लास जब हम लोग बात करें पैलेमोन के बारे में, तो पैलेमोन किस में आता है? पैलेमोन आता है आपके ऑर्थ्रोपोडा संघ में, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें क्लास ऑर्थ्रोपोडा के बारे में, हाँ भाई देखिए, जब हम लोग बात करें क्लास ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, तो ऑर्थ्रोपोडा में हम क्यों रखते हैं किसी को भी? जस्ट बिकॉज, हाँ एग्जैक्टली, ऑर्थ्रोपोडा को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो यहाँ दो शब्द देखने को मिलेंगे, फर्स्ट इज ऑर्थ्रो एंड सेकंड इज पोडा, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? ऑर्थ्रो मतलब होता है संघित, जॉइंटेड, ठीक है, संघित मतलब जुड़े हुए, जॉइंटेड। वही पोडा मतलब होता है लेग्स, लेग्स मतलब अपेंडेजेस, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं उपांग, ठीक है। तो ऑर्थ्रोपोडा में हम क्यों रखते हैं किसी भी जंतु को? क्योंकि उनमें संघित उपांग पाए जाते हैं। उपांग क्या होते हैं यही बताए जाएंगे। वर्ग है डेकापोडा, ठीक है। हम किसी भी जंतु को डेकापोडा में क्यों रखते हैं? जस्ट बिकॉज अगर मैं इस शब्द को दो भागों विभक्त करती हूँ तो दो शब्द देखने को मिलेंगे। डेका, डेका मतलब होता है 10, ठीक। वहीं पोडा, पोडा मतलब होता है लेग, पैर, ठीक है। तो ऐसे जंतु जिनमें 10 क्या पाए जाते हो? आपके पैर, ठीक है, 10 पैर पाए जाते हैं, उनको हम डेकापोडा में रखते हैं। और इसका वंश तो है पैलिमोन, ठीक है। स्पीशीज आपको बहुत तरीके देखने को मिलेंगी। ये तो बात रहा आपका वर्गीकरण के बारे में। लेकिन क्लास जब हम लोग बात करते हैं इसके संरचना की, ठीक है, तो इसमें संरचना की जब हम लोग बात करें तो पैलेमोन जो है उसका शरीर दो भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में? दो भागों में। फर्स्ट इज सिरोवक्ष एंड सेकंड इज क्या बोलते हैं? उदर, ठीक है। सिरोवक्ष को इंग्लिश में बोला जाता है सिफेलोथोरैक्स एंड उदर इज एब्डोमेन, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है सिरोवक्ष क्या है? कोई बताएगा मुझे सिरोवक्ष मतलब? बताएं। देखिए क्लास, जब आप देखिए सिरोवक्ष का नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। ये शब्द बना हुआ है सिर प्लस वक्ष से, सिर प्लस वक्ष, कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया है, ठीक है। मतलब जब आप सिर और वक्ष मतलब हेड और थोरैक्स इन दोनों को अलग अलग नहीं कर पाओ, पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे सिर कहाँ पर खत्म हो रहा है, थोरैक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, बता सकते हैं क्या आप लोग? नहीं बता सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिर और वक्ष इन दोनों को ही हम एक ही नाम दे देते हैं, जिसे बोला जाता है सिफेलोथोरैक्स यानी कि सिरोवक्ष, ठीक है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इसी सिरोवक्ष के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दिस इज अ सिरोवक्ष, ठीक है। ये सिरोवक्ष जो होता है क्लास, इसे इंग्लिश में बोला जाता है सिफेलोथोरैक्स। वहीं इसके ऊपर काइटिन का बना हुआ एक आवरण चढ़ा रहता है जिसे हम बोलते हैं कैरापेस। क्या बोला जाता है? कैरापेस, ठीक है ना। ये चीज जो आप देख रहे हैं ना, ये कैरापेस है, ठीक है। अब सोचिएगा क्लास, अगर मैं सिर्फ इतना ही पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, सिफेलोथोरैक्स के बारे में, एब्डोमेन के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। अब सोचिएगा, ये है आपका कोई सिफेलोथोरैक्स, ठीक है ना। आपका जो झींगा मछली है उसका ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है? आपका सिफेलोथोरैक्स है। इसके ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ है लाइक दिस, दिख रहा है? ये एक आवरण चढ़ा हुआ है जिसे मैंने क्या टर्म दिया हुआ है? कैरापेस, ठीक है। अब इस कैरापेस ने क्या किया हुआ है, इस जो अंदर की तरफ क्या है आपका प्रॉन, झींगा मछली, इसको 3 भागों से घेर रखा है। कौन कौन से? पार्श्व मतलब आपका पृष्ठ भाग डोर्सल एरिया, और दो तरफ से लेटरल पार्श्व वाले जो हिस्से, ठीक है। 3 तरफ से घेर रखा है। अब अगर मैं इस कैरापेस को इस तरह हटाती हूँ, ठीक है,
तो मुझे अंदर से देखने को मिलेगी कुछ चीजें, इसका अंदर का जो प्रॉन है वो मुझे देखने को मिलेगा, इसका ऊपर का कैरापेस नामक जो आवरण है वो हटा दिया है तो देखने को मिलेगा। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। देखो अब सोचिएगा, मुझे भी तो लगना चाहिए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ भी रहा है। देखिए जब हम लोग बात करें, अब मैंने क्या किया, इस कैरापेस को इस तरह हटा दिया, ठीक है। तो इसको जो सिफेलोथोरैक्स वाला रीजन होता है ये अंदर से बटा हुआ होता है। कितने भागों में? इसमें 13 खंड पाए जाते हैं। कितने खंड? 13 खंडों से मिलकर बना होता है आपका सिफेलोथोरैक्स, सिरोवक्ष वाला भाग, ठीक है। जब हम लोग बात करें 13 खंड, अब ये 13 खंड कैसे हैं उन्हें भी समझिएगा। देखिए जब हम लोग बात करें सिफेलोथोरैक्स के बारे में, 13 खंडों के बारे में, तो यहाँ पर ये कौन सा भाग होता है? डोर्सल, हिंदी में बोला जाता है पृष्ठभाग, ये वेंट्रल अधर, और ये लेटरल यानी कि पार्श्व, ठीक है। अब सोचिएगा ये ऊपर का जो डोर्सल भाग होता है इसे बोला जाता है टर्गम। क्या बोलते हैं इसको? टर्गम। वेंट्रल वाले को बोलते हैं स्टर्नम। टर्गम, स्टर्नम एंड प्लूरा, ठीक है, प्लूरा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इन 13 खंडों को किस तरीके से नाम से जानते हैं? मैंने सिर्फ इस कैरापेस को हटाया है तो मुझे अंदर क्या दिखाई देंगे? 13 खंड दिखाई देंगे सिफेलोथोरैक्स में, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? टर्गम, स्टर्नम और प्लूरा, ठीक है। प्लूरा समझ रहे हैं? तो ये जो 13 खंड होते हैं क्लास, इन्हें हम बोलते हैं स्क्लेराइट। क्या बोला जाएगा? स्क्लेराइट। और ये स्क्लेराइट होते हैं टोटल 4। स्क्लेराइट मतलब होती है प्लेट, प्लेट समझते हैं ना आप लोग, ठीक है। तो प्लेट नुमा संरचना है स्क्लेराइट, जिन्हें हमने कितनी प्लेट्स बताई हैं? 4। अब 4 कैसे बताई हैं ध्यान दीजिएगा। 1 टर्गम, 2 स्टर्नम, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, हो गए 4, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्लेराइट कितनी है टोटल? 4 हैं। कौन कौन सी? टर्गम, स्टर्नम और 2 है प्लूरा। टोटल 4 स्क्लेराइट मौजूद हैं इस 13 खंडों में। अब इन 13 खंडों पर क्या लगे रहते हैं? कुछ उपांग मौजूद रहते हैं, एपेंडेजेस। यहाँ मैंने लेग्स के बारे में बात नहीं की है, यहाँ मैंने उपांगों के बारे में बात की है, ठीक है। तो क्या मौजूद है इस पर? इसमें उपांग मौजूद होते हैं। जब हम लोग क्लास बात करें उपांगों के बारे में तो प्रॉन में होते हैं टोटल 19 उपांग, या आप किसी किसी बुक में आप 13 भी देखेंगे, ठीक है। वो तो खैर आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, इनको जो यहाँ मौजूद होते हैं पेयर्स में, उनको भी अगर आप लोग काउंट करेंगे तो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, वरना 13 तो है ही है इसमें, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं उपांग कौन कौन से होते हैं। इसके सिफेलोथोरैक्स के सिरोवक्ष के आगे की तरफ यहाँ पर एक तुंड नुमा संरचना पाई जाती है। तुंड समझते हैं? नुकीली संरचना। आप लोग कभी स्पेसिमेन में झींगा मछली देखोगे तब झींगा मछली में यहाँ आगे की तरफ एक बहुत नुकीली संरचना मौजूद रहेगी। ये भी किसका बना होगा पार्ट? कैरापेस का ही है, कैरापेस का ही बना हुआ भाग है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? रोस्ट्रम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे हम? रोस्ट्रम। रोस्ट्रम में अब नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें कुछ उपांग दिखाई देते हैं। कौन कौन से? एंटीन्यूल, एंटीना, नॉन चीलेट लेग्स एंड चीलेट लेग्स, ठीक है। ये सब चीज किसमें मौजूद है? आपके सिफेलोथोरैक्स में, ठीक है। अब नॉन चीलेट लेग्स एंड चीलेट लेग्स का फंक्शन क्या होता है वो समझिएगा। ये जो नॉन चीलेट लेग्स हैं, ठीक है, एक होते हैं चीलेट लेग्स जो आपके का जो भी कोई शिकार होता है उसको पकड़ने में काम आते हैं। ये उसको अपने शिकार को इस तरह पकड़ लेता है। देखिएगा यहाँ मैंने बकायदा ड्रॉ भी किया है ना, तो इस तरह बनाए हुए हैं, है ना, इस तरह बनाए हुए कि अपने शिकार को अच्छे से पकड़ सके, ठीक है ना। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? चीलेट लेग्स। बाकी होते हैं नॉन चीलेट लेग्स, ये इनके तैरने में मदद करते हैं, स्विमिंग में मदद किया करते हैं, ठीक है। वही एंटीना, एंटीन्यूल, इनके भी अपने अपने फंक्शन होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना?
जब हम लोग बात करें 13 खंडों के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे 4 स्क्लेराइट बताई थी, 4 प्लेट बताई हैं, ठीक है। ये 4 प्लेट जो होती हैं ये एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में तो जुड़ती होंगी, वरना तो सारे के सारे खंड ही अलग हो जाएंगे, 13 खंड, है ना। तो ये आपस में एक झिल्ली के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, यानी कि ऑर्थोडियल झिल्ली। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, मगर यहाँ लास्ट में दिखाया है क्योंकि यहाँ तो ये आवरण चढ़ा रखा है कैरापेस का, ठीक है ना। लेकिन जब आप इस कैरापेस के आवरण को हटाएंगे तब आपको ऐसी एक झिल्ली दिखाई देगी, जिसकी मदद से ये चारों स्क्लेराइट जो हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, यानी कि ऑर्थोडियल झिल्ली के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग बात करें जब झिल्ली के बारे में, ठीक है ना, तो ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन से ये सारी के सारी स्क्लेराइट एक दूसरे से जुड़ी तो होती हैं, लेकिन इसमें थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट पर स्टर्नम नहीं जुड़ती है। क्यों नहीं जुड़ती है? क्योंकि यहाँ थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट जो है खंड, भाई टोटल तो 13 खंड हैं, लेकिन जब हम लोग आगे की तरफ से तीसरे व चौथे खंड पर पहुंचते हैं ना, वहां पर ये आपस में जुड़ी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तीसरे व चौथे खंड पर इसका मुख उपस्थित होता है, माउथ, जिससे अपना कुछ ना कुछ खाएगा ना, ये भोजन तो करेगा, तो उस भोजन को ग्रहण करने के लिए वो कौन सेगमेंट पर उपस्थित होता है, इसका मुख थर्ड और फोर्थ खंड पर उपस्थित होगा, ठीक है। इस पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, संयुक्त नेत्र क्या होते हैं? संयुक्त नेत्र और सरल नेत्र में अंतर बताएं। एक्चुअली ये क्वेश्चन कभी कभी क्या बहुत टाइम पूछा जाता है वाइवा में, क्योंकि ये चीज आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं, संयुक्त नेत्र और सरल नेत्र तो होते ही हम लोगों में। तो बताएं आप क्या अंतर होता है, और मैंने भी कई बार डिस्कस भी किया है इस बारे में। बताएं संयुक्त नेत्र और सरल नेत्र में अंतर। देखिए जब हम लोग क्लास बात करें संयुक्त नेत्र के बारे में, ठीक है, तो संयुक्त नेत्र जो बना है नाम में ही जुड़ा हुआ है। देखिए नाम याद रखेंगे सब कुछ कर सकते हैं, बकायदा नाम से आप याद रखें तो संयुक्त नेत्र, ठीक है। संयुक्त मतलब जब हम किसी चीज को जोड़कर बनाते हैं, संयुक्त मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना। तो एक्चुअली आपके इस संयुक्त नेत्रों में हजारों की संख्या में, ठीक है, हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, ओमेटिडिया पाए जाते हैं, ठीक है। आपसे कोई भी वाइवा में पूछता है कि संयुक्त नेत्र और सरल नेत्र में अंतर बताइए, तो आपको इतना ही कहना है कि संयुक्त नेत्र में हजारों की संख्या में ओमेटिडिया पाए जाते हैं। हर एक ओमेटिडिया अपना एक अलग दृश्य बनाता है, ठीक है। जैसे अब आप सोचिए, जब एक ओमेटिडिया अपना एक अलग दृश्य बनाएगा, अपना एक अलग विजन बनाएगा, तो हजारों की संख्या में ओमेटिडिया है, तो कितने बन जाएंगे दृश्य, हजारों, ठीक है। फिर उन सभी को क्या किया जाता है, संयुक्त किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तब किसी भी जंतु को, या जनरली अगर आप बात करें तो संयुक्त नेत्र किसमें पाए जाते हैं, आपके ऑर्थ्रोपोड के जंतुओं में या इंसेक्टा में पाए जाएंगे। आप सभी ने मूवी देखी होगी, मैं हर बार एग्जाम्पल देती हूँ इसी का, मक्खी, ठीक है। तो उस पर जब वो दिखाते हैं उसका विजन, तो बहुत ब्लर करके दिखाते हैं। उसका रीजन क्या होता है, ये ओमेटिडिया ही उसका होता है रीजन। वो ओमेटिडिया को दिखाते हैं, उस वक्त बहुत ब्लर दिखता है ना, तो वो हजारों की संख्या में विजन बना करते हैं, दृश्य बनते हैं, ठीक है, जिसको बाद में संयुक्त करता है, जिसकी वजह से फिर बाद में कोई भी इंसेक्ट या कोई भी आप झींगा मछली नॉर्मल जिनमें भी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, उन वो अपना एक टोटल एक विजन, एक दृश्य बना पाता है, ठीक है। जबकि हम लोग क्या करते हैं, हमारे में सिर्फ एक ही विजन बनता है, हम लोग कुछ भी जो भी चीज देख रहे हैं सिर्फ एक ही दृश्य हमारे सामने बन रहा है ना। जबकि ऐसा संयुक्त नेत्र में नहीं हो पाता। सरल नेत्र बहुत सरल होता है, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है वाइवा में, सरल नेत्र और संयुक्त नेत्र में अंतर।
खैर समझ में आया होगा, होप सो आप लोगों को ये पोर्शन क्लियर। चलिए, ये बात रही आपके सिफेलोथोरैक्स के बारे में, सिरोवक्ष के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरा पार्ट, मतलब इसका शरीर में दूसरा भी उपस्थित होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, उदर, एब्डोमेन। एब्डोमेन में उपस्थित होते हैं टोटल 6 खंड। कितने? 6 खंड उपस्थित होते हैं, जिनमें ऊपर के 5 खंड जो होते हैं उन पर पाए जाते हैं आपके एक एक जोड़ी प्लियोपोड्स। क्या पाए जाते हैं? प्लियोपोड्स। ये है इनके पैर, लेग, जो इनके किसमें मदद करेंगे? स्विमिंग में। अब समझिएगा क्लास, कितनी जो उस पर बताई है मैंने, 5 सेगमेंट पर, 5 खंडों पर, ठीक। एक खंड पर 2 पैर उपस्थित हैं, तो 5 खंड पर कितने हो जाएंगे? 10। यही रीजन था कि हमने उसको किसमें रखा था? डेकापोडा में, ठीक है। जबकि अपेंडेजेस तो इसमें 13 है ना, लेकिन लेग्स कितने हैं टोटल? 10 प्लियोपोड्स। अंतर समझ में आ रहा है ना? एंटीना, एंटीन्यूल, मैंडिबल, मैक्सिला, ये सब चीज इनके उपांग होते हैं, इनके पैर नहीं होते हैं, ठीक है ना। प्लियोपोड्स जो है ये इनके पोड्स में आते हैं, पोडा में आएंगे, ठीक है। इसीलिए इन्हें हम किस में रखते हैं? वर्ग डेकापोडा में रखा जाता है। होप सो समझ में आया होगा वर्ग डेकापोडा का मतलब अब यहाँ पर, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ जब हम लोग बात करें कि इस उदर में टोटल कितने भाग, कितने खंड हैं? 6 खंड, जिनमें से ऊपर के 5 खंडों पर तो क्या है? प्लियोपोड्स लगा रहता है, लेकिन छठा खंड इसमें यहाँ 5वें खंड से जुड़ा हुआ होता है और इस पर पाया जाता है एक नुकीला टेल्सन नाम की संरचना। क्या नाम की संरचना? टेल्सन। ये है टेल्सन, नुकीली संरचना होती है, ठीक है। वहीं छठे खंड पर पाए जाते हैं आपका ये यूरोपोड। ये यूरोपोड संख्या में 2 होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कॉर्डल विंग के बारे में, जानते हैं ना, पीछे की तरफ पूंछ नुमा संरचना जो होती है, ठीक है। वही चीज जब झींगा मछली में पाई जाती है तो उसका टर्म हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? यूरोपोड, ठीक। डायग्राम समझ में आया होगा? समझ में आ रहा है ना ऑनलाइन? हाँ भाई, समझ में आया ना सभी को? चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। यहां कंप्लीट होता है क्लास आप लोगों का पैलेमोन। बाकी आप लोग इसमें ऐड करना चाहें तो जब अगर क्वेश्चन में आता है कोई भी एनिमल जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग अपने में वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक सेकेंड, वर्गीकरण पढ़ते हैं ना आप लोग, ऑर्थ्रोपोड का भी पढ़ेंगे, एनिलिडा का भी पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोग कुछ लक्षण पढ़ते हैं, लक्षण पढ़ाए जाते हैं। उन लक्षणों को इसमें आप ऐड कर सकते हैं जो भी ऑर्थ्रोपोड से रिलेटेड हैं, जो आपके पैलेमोन में आएंगे, ठीक है ना। उन सबको आप रिलेट करके लिख सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपको मेन उसी चीज के बारे में बताया जाएगा, बाकी तो आप लोगों को लक्षण में बता ही दिया गया है, ठीक। हाँ बेटा, आप कुछ बोल रहे थे अभिषेक? अच्छा, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एनिमल के बारे में, दैट इज अ पाइला। ठीक है, पाइला। चलिए पहले हम बात करेंगे इसके वर्गीकरण के बारे में। मैम देखिए तो सही, उसमें कुछ आ रहा था। पाइला आता है संघ मोलस्का में।
हाँ भाई क्लास, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग बात करेंगे अब पाइला के बारे में, ठीक है। तो पाइला जो है वो किस में आता है, संघ मोलस्का में, ठीक। तो हम किस जंतु को मोलस्का में क्यों रखते हैं, क्या रीजन है कि हमने पाइला को मोलस्का में रखा, ऑर्थ्रोपोड में क्यों नहीं रख दिया, बताएं बताएं। क्लास अभी ऑर्थ्रोपोडा के बारे में बात की थी, तो उसका की कैरेक्टर क्या बताया था, उसके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, यही बताया था। पाइला में जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है कि हम उसको ऑर्थ्रोपोड में नहीं रखते। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम इसे मोलस्का में क्यों रखते हैं। पहली बात, मोलस्का में रखने का जो मेन कारण है कि इसमें एक तो शरीर के ऊपर कवच पाया जाता है, ठीक है, साथ में इसमें मेंटल मतलब प्रावार उपस्थित होता है, ठीक है। तो इसके ये दो की कैरेक्टर हैं जो आप लोगों को पहले भी बताए थे, जब मोलस्का वर्गीकरण के बारे में बताया था कि कोई भी आपसे मोलस्का के बारे में पूछेगा तब आपको ये दोनों ही कैरेक्टर बताने हैं। किसके शरीर के ऊपर कवच उपस्थित होता है, वहीं इस पर प्रावार पाई जाती है, कवच के अंदर की तरफ मेंटल उपस्थित होता है, एक झिल्ली नुमा संरचना है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रावार हिंदी में, और इंग्लिश में मेंटल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ग गैस्ट्रोपोडा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि हम इसे वर्ग गैस्ट्रोपोडा में क्यों रखते हैं। तो गैस्ट्रोपोडा के बारे में पहले ही बताया गया था कि गैस्ट्रोपोडा के जो सदस्य होते हैं वो यूनिवॉल्व्ड होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिवॉल्व्ड होते हैं, मतलब बता रहे हैं। यूनिवॉल्व्ड को हिंदी में बोला जाता है एक कपाटीय। एक सेकेंड, ठीक है। तो चलिए क्लास, आप लोग इसी बारे में जरा बात करते हैं, पहले रीजन कीजिए।